और छोटे भाई कैसे हो? चलो पढ़ाई किया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे सीपीसी का यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले तो सीपीसी आखिर है क्या? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, नाम से ही समझ में आ रही है ना, प्रोसीजरल लॉ है। तो यहाँ पे प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ में अंतर क्या होता है? तो प्रोसीजरल लॉ तुम्हारा वो लॉ होता है जो कोर्ट में यूज़ होता है। तुम्हारा सब्सटेंटिव लॉ जो होता है राइट्स और ड्यूटीज़ बताता है। तो फिर उस राइट्स और ड्यूटीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे इन्फोर्स करें, कैसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें, तो फिर वो तुम्हारा डील करता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ जो होता है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करता है। ये तुम्हारा जो होता है कोई राइट्स और ड्यूटीज़ डिफाइन नहीं करता। सब्सटेंटिव लॉ जो होता है तुम्हें राइट्स एंड ड्यूटीज़ देता है कि तुम्हारे पास ये राइट है, तुम्हारे पास ये ड्यूटीज़ है। लेकिन प्रोसीजर लॉ वो कैसे इन्फोर्स होगा, कैसे प्रोसीडिंग होगा कोर्ट में, वो उससे डील करता है। तो ये चलो समझ में आ गई। तो सीपीसी जो है वो 1908 है। 1908 एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 ये हमारा आया है, इनैक्ट हुआ है वो 21 मार्च 1908 को आया है और इन्फोर्स जो हुआ है 1 जनवरी 1909 को हुआ है। तो प्रोसीजर लॉ जो होता है फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड ऑफ सीपीसी जो है हमारा पहला यूनिफॉर्म जो इंडिया में आया था वो 1859 में आया था। लेकिन इसका डिफेक्ट सबसे बड़ा ये था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था प्रेसिडेंसी टाउन में वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था और ना ही प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट में एप्लीकेबल हो रहा था। तो इसलिए जो हुआ हमारा 1859 को यहाँ पे कई बार अमेंड किया गया ताकि ये लोगों में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके प्रोसीजर लॉ को डिफाइन करें। तो यहाँ पर 1908 में जो अभी हम लोग पढ़ते हैं वो रिजल्ट है कई सारे अमेंडमेंट्स का। ये हमारा अमेंडमेंट आया था 1951 में, एक आया था, एक 1956 में आया, एक 1976 में आया। 1976 वाला इम्पोर्टेंट थोड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका आया था रेस जुडिकाटा जैसा कॉन्सेप्ट। रेस जुडिकाटा जो होता है वो रेस मतलब होता है डिस्प्यूट या मैटर और जुडिकाटा मतलब डिसाइडेड। तो फिर डिस्प्यूट जो होता है डिसाइड अगर एक बार हो गया तो फिर दोबारा आप उसको कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं, दोबारा आप सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको कोर्ट बैर कर देता है कि आपको अब दोबारा ये चीज़ नहीं लानी है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट का यार मल्टीपल बार टाइम उसका वेस्ट नहीं करनी है। तो फिर इसका जो है सेक्शन 11 में होता है रेस जुडिकाटा, उसका अलग सेक्शन है, उसको बाद में डिफाइन किया जाएगा। ये जनरली आपका ये टर्म है। और फिर ये जो 1976 के बाद अब यहाँ पे पता चलता है कि कुछ और भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। एक जस्टिस मैलीमत कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी जो होती है सजेस्ट करती है कुछ अमेंडमेंट्स। यहाँ पर इसमें आती है अमेंडमेंट 1999 में, एक आती है 2002 में। तो फिर यहाँ पर भी सेवरल रिफॉर्म्स किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर फाइलिंग कैसे करेंगे रिटन स्टेटमेंट का, ये समन कैसे इशू करेंगे, ये हम लोग अमेंडमेंट कैसे करेंगे प्लीडिंग की, और फिर ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ लाई गई हैं। और फिर सारा डिटेल में ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अमेंडमेंट्स कई बार लाने की वजह से ये 1908 ऐसे ही झटके में नहीं आ गया। और वो भी जो 1908 जो आया है वो भी हमारा जो है कॉमन लॉ ऑफ जो इंग्लैंड है, जो कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड है वहाँ पर ये कई सालों के एक्सपीरियंस से लेते हुए वो कोडिफाई किया गया है। तो ये भी बात है कि कोडिफाई ये हुआ है एक्सपीरियंस के जरिए हुआ है, ये एक प्रोसीजरल है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इस कोड का ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था सैयद मोहम्मद बकर वर्सेस अब्दुल्ला हबीब 1998 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोसीजरल लॉ जो होता है हमेशा जो होगा अधीन होगा सब्सटेंटिव लॉ के। तो भी ऐसा कोई भी चीज़ प्रोसीजरल लॉ नहीं दे सकता है जो सब्सटेंटिव लॉ नहीं देगा, या ऐसा कुछ भी चीज़ ले नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है आपसे जो कि सब्सटेंटिव लॉ देता हो। तो फिर यही बात है प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव में। आप समझ चुके हैं कि सब्सटेंटिव लॉ जो होता है हमारा हायर होता है हायरार्की में, और प्रोसीजरल लॉ जो होता है उसके नीचे होता है। प्रोसीजरल लॉ जो होता है इन एड ऑफ जस्टिस होता है कि जस्टिस को सर्व करने का तरीका होता है। प्रोसीजरल लॉ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया तो कोर्ट में लोग प्रोसीजर कोर्ट के चक्कर काटते ही रह जाएंगे। और फिर वहाँ पे अगर एक मान लीजिए प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे प्लेंटिफ को जो है वो पहले हम लोग फाइल करेगा, प्लेंट फाइल करेगा, और फिर यहीं पे अगर प्लेंट जो फाइल करेगा तो फिर उसमें जो है उसने कॉज ऑफ एक्शन में अगर कुछ गलत लिख दिया, अगर प्रोसीजर लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया तो फिर उसका प्लेंट तो बेचारे रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट और टेक्निकल इंटरप्रिटेशन इसका नहीं करते हैं।
ये हमेशा लिबरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, इन एड ऑफ जस्टिस होता है, ताकि कॉमन जो पीपल है, जो कॉमन जो आदमी है, उसको भी समझ में आ जाए कि कोर्ट का यार आखिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे जस्टिस सर्व करने का ये एक सिस्टम है, जिससे कि आप मान सकते हैं जो प्रोसीजर लॉ होता है एक कन्वेयर होता है, कन्वेयर बेल्ट होता है, जो आपका जो राइट्स ड्यूटीज़ होता है उस पर रख दिया है, और फिर वो सिर्फ ऐसे कन्वे करता है, ऐसे आपका ले जाता है, और जो सब्सटेंटिव जो राइट्स होती है वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ पे कन्वेयर हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिस्टम हमारा चल ही नहीं पाएगा। प्रोसीजर जो होता है वो चेन की तरह होता है। आप समझ गए? क्या ये एग्जॉस्टिव है? तो फिर यहाँ पर सीपीसी जो है उन्हीं चीज़ों के लिए एग्जॉस्टिव है जिन चीज़ों के लिए यहाँ पर उसमें कोडिफाइड किया गया है। तो सारी चीज़ें जो कोडिफाइड हैं, जो सीपीसी में जो डील करती हैं, वो सभी के लिए वो एग्जॉस्टिव है एक तरीके से। लेकिन जो चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं वो चीज़ों के लिए वो एग्जॉस्टिव नहीं है। और रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन देखते हैं। कई बार हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं ए ने 10 साल पहले किसी सूट को फाइल किया था, तो फिर अब उसने आया है, अब वो आया है और फिर वो उसे कंटिन्यू करना चाहता है। तो फिर यहाँ पर जो है, तो फिर जो हमारे कुछ प्रोसीजर्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आ गई। तो क्या अब वही प्रोसीजर जो वो सूट फाइल किया था, अब वो क्या वही प्रोसीजर अब यहाँ पर भी अप्लाई होगा? तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रोसीजर लॉ जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। हालांकि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो बोलता है कि प्रोसीजर लॉ जो होता है वो एक रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से चलेगा, लेकिन प्रोसीजर लॉ जो होता है वो कभी भी ये सीपीसी जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाता है। तो फिर यहाँ पे ये एक एक्सप्रेसली बात बोल दी गई है, सीपीसी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारा जो सीपीसी है कितने भागों में डिवाइड है? सीपीसी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक पहला बॉडी ऑफ कोड हो जाता है और दूसरा हम लोग का शेड्यूल्स में। और सीपीसी का जो डिवाइड है, जो यहाँ पे पूरा उसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है कि ये 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेक्शंस को। टोटल सेक्शंस 158 है। तो सेक्शन तो सिंपल सी लैंग्वेज है, आप लोग समझते होंगे सेक्शंस क्या होते हैं। ये सब्सटेंटिव लॉ का एक पार्ट होता है जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि प्रोसीजरल लॉ, आखिर प्रोसीजरल एस्पेक्ट इसका कहाँ देखने को मिलेगा? प्रोसीजरल एस्पेक्ट आपको जो मिलेगा वो कोड्स के अंदर मिलेगा। तो फिर अभी आप पढ़ेंगे कोड 1, 2, 3, तो फिर ये सारे जो कोड्स हैं उनके अंदर दिए गए हैं रूल्स। तो फिर हर रूल्स के अंदर जो रूल्स हैं इतने सारे, वो एक प्रोसीजर है जो कि यहाँ पे मेंटेन किया गया है। हर कोड के अंदर अलग अलग नंबर में रूल्स हैं। तो फिर ये जो रूल्स हैं उन्हीं को कहते हैं प्रोसीजर्स। यही प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने होंगे। तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे यार रूल्स हैं, कोड्स हैं, सेक्शंस हैं, नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है सेक्शन तो आप लोग जानते होंगे, सिंपल सी टर्म में आप पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कोड जो है वो सिर्फ एक हेडिंग होती है कि कोड ये है, प्लेन फ्रेम मतलब सूट कैसे होगा उसका नाम लिख दिया। उसके अंदर जो रूल्स हैं, वो जो रूल्स हैं ना, वो होते हैं प्रोसीजर। ये कोड सिर्फ हेडिंग होती है। तो फिर अब तो ये सिंपल सी बात हो गई कि कोड क्या है, रूल्स क्या है, प्रोसीजर सेक्शंस क्या है। और फिर यहाँ पर हमारा जो है टोटल ऑर्डर्स जो हैं हमारे 51 ऑर्डर्स हैं, और हर ऑर्डर में अलग अलग नंबर में रूल्स हैं। 51 ऑर्डर्स में जो 51 वाला ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 51 जो है वो हमारा डील करता है अपेंडिसेस से, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो शेड्यूल्स जो हैं हमारा, ये जो प्रोसीजर लॉ है वो हमारा पहले शेड्यूल में होता है। मतलब पहले शेड्यूल में इतने सारे कोड्स 51 कोड्स मौजूद हैं। और यहाँ पे बता दें सीपीसी जब हमारा आया था तो यहाँ पे टोटल जो शेड्यूल जो थे 5 थे। तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही शेड्यूल अभी बचा हुआ है, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो शेड्यूल्स हैं उसको रिपील कर दिया गया। तो ये सो सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे एक्सटेंड, ये सीपीसी जो है कहाँ तक हमारा एक्सटेंड करेगा, इसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज कहाँ तक है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। तो सीपीसी जो है हमारा वो एक्सटेंड करेगा पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो था वो भी हमारा रिपील कर दिया गया। मतलब अब जम्मू कश्मीर पे भी अप्लीकेबल होगा। ये हमारा रिपील किया गया है। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से हमारा रिपील कर दिया गया है। तो फिर ये जो है सीपीसी जो है हमारा बस एक जगह ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये स्टेट ऑफ नागालैंड में हम लोग का एंड ट्राइबल एरियाज जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ला करके, अपने गैजेट में ला करके ये बता सकती है कि यार यहाँ पे भी अब से एप्लीकेबल हो जाएगा।
तो ये हम लोग का सीपीसी का इंट्रोडक्शन था, ये आपका स्ट्रक्चर था, ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। अभी एक एक चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया जाएगा तो बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे।